राधे राधे मित्रों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके प्रेरणा पर। मित्रों, आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की ये सुंदर और मनोरंजक कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल एमके प्रेरणा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, किसी नगर में विक्रम सिंह नाम के राजा राज्य करते थे। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था जय सिंह। दोनों पिता पुत्र बहुत ही प्रतापी थे। उनका राज्य भी बहुत विस्तार था, बहुत बड़ा राज्य था उनका। इसलिए कई राजा उनके राज्य को हड़पना चाहते थे, पर पिता पुत्र की चतुराई और बहादुरी के कारण हार मान जाते थे। किसी की हिम्मत ना थी कि उनके सामने टिक जाए। ऐसे ही एक राज्य के राजा नरसिंह भी थे। वे बहुत चतुर और धूर्त थे, परंतु बहादुर बिल्कुल भी नहीं थे। राजा नरसिंह के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं उनके यहाँ पर संबंध जोड़ लूं तो वे राज्य चतुराई से ले सकता हूँ। ये सोच करके उन्होंने अपने नाई को रिश्ता लेकर के भेजा। उस समय शादी ब्याह के लिए नाई और पंडित ही जाते थे। सब कुछ उन्हीं के द्वारा तय किया जाता था। राजा नरसिंह ने अपने नाई के द्वारा अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव राजा विक्रम सिंह के यहाँ भेजा। राजा विक्रम सिंह बहुत खुश हुए, क्योंकि नरसिंह का भी काफी नाम था और उनकी कन्या अति सुंदर और वीरवती मानी जाती थी। उसके गुणों का वर्णन चारों ओर फैला हुआ था। राजा विक्रम सिंह अपने पुत्र जय सिंह के लिए ये रिश्ता पाकर के बहुत खुश हुए और शादी के लिए तैयार हो गए। जब शादी की सारी बातचीत हो गई तो राजा नरसिंह ने अपने यहाँ शादी और बारात लाने की कुछ शर्तें रखी। राजा नरसिंह ने ब्राह्मणों द्वारा संदेश भिजवाया कि हमारे यहाँ पर बारात में 989 लोग आएंगे। एक ही रंग का वस्त्र होगा, एक जैसे होंगे, या तो बच्चे होंगे या तो बूढ़े होंगे या फिर 989 जवान ही होंगे। भाई एक जैसे ही सवारी पर आएंगे, या तो 989 घोड़े होंगे या फिर 989 हाथी होंगे, और सबसे वस्त्र और पगड़ी एक जैसे ही होंगे। राजा विक्रम सिंह ये शर्त मान लेते हैं और तय हुआ कि 989 जवान ही जाएंगे। अगर बच्चे गए तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि दूल्हा तो बड़ा ही होगा। पर अगर बूढ़े गए और वहां पर कोई परेशानी हुई तो बूढ़े लोग परिस्थिति को कैसे संभालेंगे? जवान तो लड़ सकते हैं। यही सोच करके विक्रम सिंह ने हाँ भर दी कि सारे बाराती जवान ही जाएंगे और सभी जवान 889 घोड़ों पर सवार होकर के और गरबा वस्त्र धारण करके ही जाएंगे। तो बारात बड़े धूमधाम से सज धज करके तैयार हो गई। 989 घोड़ों पर 989 जवान लेकर के वस्त्र पहन करके सभी एक रंग के एक जैसे वस्त्र साफा बांध करके चल दिए। जब बारात आधे रास्ते पर पहुंची तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी घास काट रहा था। वह एक रंग ही के जवानों को देखकर कुछ पूछ बैठा, ये क्या है? ये तो किसी की बारात लग रही है, गाजे बाजे के साथ जा रही है। तो देख करके ऐसा ही लग रहा है, पर ये क्या? एक बारात में ना तो कोई बच्चा है ना ही कोई बूढ़ा, और सब एक ही रंग के वस्त्र पहन करके और एक जैसी ही सवारी पर सवार होकर के जा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? एक ऐसी अजीब सी बारात है, मैंने आज तक नहीं देखी। तब बारातियों ने बताया, बाबा, राजा जय सिंह विक्रम सिंह के पुत्र राजकुमार जय सिंह की बारात राजा नरसिंह के यहाँ पर जा रही है। उन्होंने यही शर्त रखी है कि 989 लोग आएंगे और सब एक ही जैसे वस्त्र पहन करके आएंगे। या तो फिर सब जवान होंगे या फिर सब बूढ़े या फिर सब बच्चे होंगे। बूढ़ा व्यक्ति समझ गया कि कहीं कोई गड़बड़ है। ये राजा नरसिंह की चाल हो सकती है। राजा विक्रम सिंह बहुत दयालु थे और किसानों की बड़ी सहायता किया करते थे। सो बूढ़े पर भी राजा के बहुत एहसान थे। तो बूढ़े ने सोचा, मुझे उनके साथ जाना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। बूढ़े ने फिर बारातियों से कहा, बेटा, अगर कोई परेशानी हुई तो तुम्हें सूझबूझ कौन देगा? तुम्हारे साथ तो कोई बुजुर्ग भी नहीं है। तो बारातियों ने कहा, बाबा, बस भगवान का नाम लेकर के जान हथेली पर लेकर के जा रहे हैं।
जो होगा देखा जाएगा। बाबा ने कहा, नहीं बेटा, मेरा कहा मानो। तुम लोगों के पास कपड़े तो होंगे, उसका एक झोली बनाओ और उसमें मुझे डाल दो और फूलों की टोकरी में छुपा दो और मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग तो स्वीकार कर रहे थे और कुछ लोग अस्वीकार कर रहे थे कि बाबा को ले जाना ठीक नहीं रहेगा, और कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ, बाबा को ले जाना ठीक रहेगा। ये बहुत दुबले पतले और छोटे से हैं, सबको लगेगा कि घोड़े पर कुछ सामान है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और ये हमारी सूझबूझ के साथ सहायता भी कर सकते हैं। बारात चल दी। जब बारात राजा नरसिंह के नगर में पहुंची तो क्या देखते हैं कि पूरा गांव एक ही रंग में रंगा हुआ है और सभी के दरवाजों पर मंडप बने हुए हैं। उनमें से कौन सा घर नरसिंह का है पता लगाना बारातियों के लिए मुश्किल हो रहा था। वे सोचने लगे किसके दरवाजे पर जाएं। तभी किसी ने बताया कि क्यों ना हम उस बुजुर्ग किसान से पूछते हैं। तब उस किसान बुजुर्ग से पूछा गया तो किसान बुजुर्ग ने बताया कि जोर जोर से बाजा बजाओ। बाजा बजाते ही बाजे की आवाज सुनकर के बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे और जब बच्चा इकट्ठा हो जाए तो अपने साथ लाई हुई मिठाई बच्चों में बांट देना, और जब बच्चे उत्साहित हो जाएं तो उनसे पूछ लेना कि राजा नरसिंह का दरवाजा कौन सा है। अब बारातियों ने ऐसा ही किया, बाजा बजाया, बच्चे इकट्ठे हुए और उनमें मिठाई बांटी गई। और जब बच्चे उत्साहित हुए तो उनसे पूछा कि राजा नरसिंह का दरवाजा कौन सा है। तो बच्चों ने बताया जिस दरवाजे पर सोने का बड़ा सा गेट लगा है वही राजा नरसिंह का महल है। नगर के दक्षिण दिशा में सोने के खंबे वाला महल था। बूढ़े ने कहा, बस बेटा, यहीं पर बारात रोक दो, यही नरसिंह का महल है। वही बारात रुक गई। अब परने की बारी आई। नाव नाई आरती का थाल लेकर के और चलती आई। 989 लोग एक जैसे, जिसको पीछे किसकी आरती उतारे उसको समझ नहीं आ रहा था कि दूल्हा कौन सा है। बार बार आगे पीछे चली जा रही थी। महल की छत पर बैठी दुल्हन ये सब देख रही थी। दुल्हन बहुत विद्वान थी। दुल्हन ने तांत्रिक विद्या भी सीखी हुई थी। सो अपनी विद्या से उसने पता लगा लिया कि दूल्हा कौन सा है। उसने एक गाने के द्वारा नाइन को इशारे से बता दिया। 989 लोग इवा रवाना नाम, एक रगवावा का नान, पिछवा फकीर मोड़ लगावेला। लगवा यानी जो सबसे पीछे है वही दूल्हा है। ना समझ गई और सबसे पीछे जाकर के दूल्हे की आरती उतार करके चली आई। अब उनके भगत की तैयारी शुरू हो गई। उन लोगों को एक एक बोझ गन्ना चूसने के लिए दिया गया और कहा, एक भी गन्ना अगर छूटा तो सबको कत्ल कर दिया जाएगा। सभी बड़ी हैरानी और परेशान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे एक गट्ठर गन्ने को हम चूस सकते हैं। जब कुछ समझ ना आया तो उन्होंने बाबा से जाकर के सारी बात बताई। बाबा ने उनसे कहा कि चारों तरफ से घेराबंदी सी लगा दो और बीच में से 50 जवान जाओ और जंगल में ले जाकर के गट्ठर हाथी के झुंड के आगे डाल देना। जब बारात आ रही थी तो मैंने जंगल के रास्ते पर हाथियों का झुंड देखा था। इसी तरह से सारी तैयारियां हुई। चारों तरफ से बाराती झुंड सा बना करके खड़े हो गए और बीच में से 50 बाराती जा करके हर बार नए बाराती जाते और गन्ना फेंक करके आ जाते। इस तरह से थकान भी नहीं हुई और सारे बारातियों ने वो गन्ने हाथियों को खिला दिए और नगर में किसी को पता भी नहीं चला। सारे नगरवासी हैरान रह गए थे कि एक एक गट्ठर गन्ना एक एक बाराती ने भला कैसे चूस लिया। अब खाने का समय हो गया तो राजा नरसिंह ने फिर से चाल चली। एक एक बकरा और एक एक मन आटा एक एक आदमी को दिया और कहा, इसे खाओ और थोड़ा सा भी बचा तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। सभी ने फिर बाबा से पूछा कि बाबा बताओ अब क्या किया जाए। बाबा ने कहा, बेटा, खड़ा गोहरा देख रहे हो ना, उनसे आग लगा दो और बकरे को 2-2 टुकड़े करके नमक पानी में उबाल दो। आटे की लोहियां बना करके उसी जलते हुए आग में फेंक दो। आटे को पूरा जला दो
और बकरे को कांटो नमक लगा करके पानी में उबाल लो और बकरी बाकी बचा हुआ नगर के कुत्तों को खिला दो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और फिर बारातियों ने ऐसा ही किया। सारे नगरवासी हैरान और उनकी चतुराई से परेशान थे कि हम तो इनकी हत्या करना चाहते हैं पर बार बार बच जाते हैं। अब उनमें से किसी नगरवासी को शक हुआ कि जरूर इनके साथ कोई बुजुर्ग है, नहीं तो जवानों में इतनी समझ कहां से होती है। बाबा ये बात समझ गए कि अब उनको पता चल गया है कि उनके साथ कोई बुजुर्ग है, तो बाबा ने उनसे कहा जल्दी से एक गड्ढा खोद और उसमें मुझे दबा दो और ऊपर से दरी बिछा दो, पर हाँ एक सुराग ऐसा छोड़ देना जहां से मैं सांस ले सकूं और तुम लोगों से बात कर सकूं। बारातियों ने ऐसा ही किया। बाबा को गड्ढे में दबा दिया और ऊपर से दरी बिछा करके बैठ गए। राजा नरसिंह के सातों पुत्र हाथों में तलवार लेकर के ढूंढने लगे कि हो सकता है इनके साथ कोई बुजुर्ग हो, लेकिन उन्हें कुछ न मिला। इतने में ही बाबा ने किसी बाराती से कहा जाओ दूल्हे को जल्दी मंडप में भेज दो। दूल्हा मंडप में बैठ गया और अच्छे से शादी हो गई। सातों राजकुमार बाबा को ढूंढते रहे पर बाबा उन्हें नहीं मिला। जब तक वह उन्हें ढूंढने में लगे उधर शादी हो गई। अब दूल्हा को बारातियों में लाया गया। बाबा ने कहा अब तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, अपनी अपनी जान बचाओ, क्योंकि अभी सब विदाई करने की तैयारी में लगे हैं। नजर बचा करके निकल जाओ क्योंकि सब लोग विदाई की तैयारियों में लगे हैं। तुम चुपचाप अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग जाओ। बारातियों ने कहा बाबा पर राजकुमार का क्या होगा? राजकुमार तो बाबा बोला राजकुमार तो अब दूल्हा बन चुका है। तो बूढ़े ने कहा राजकुमार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि अब 7 फेरे हो गए हैं। अगर राजा नरसिंह के पुत्र राजकुमार को कुछ भी करेंगे तो उनकी बेटी आगे आ जाएगी, वह अपने पति की रक्षा करेगी। तुम लोग यहाँ से फटाफट निकलो, नहीं तो तुम किसी षड्यंत्र का शिकार बन जाओगे। सारे बाराती बाबा को धन्यवाद देकर के बाहर से चुपचाप निकल जाते हैं। तभी बाबा गड्ढे से आवाज देकर के बोलते हैं हमारे यहाँ पर प्रथा है कि कोबर में 9 महीने तक रहते हैं, उसके बाद ही विदाई करा के ले जाते हैं। लड़का दुल्हन को सब लोगों ने जब ये आवाज सुनी तो उन्हें समझ गया कि सारे बाराती बैठे हुए हैं। उन्हें क्या पता था कि बाबा गड्ढे के अंदर से बोल रहे हैं और सारे बारातियों को निकाल दिया है। तो वो निश्चित होकर के जाते हैं कि थोड़ी देर बाद उनको देखेंगे। उनके यहाँ पर तो प्रथा है कि 9 महीने तक कोबर में रहने पर ही दूल्हा को यही बाराती प्रथा चली जा रही है। बारातियों को हम थोड़ी देर में निपटा देंगे और दूल्हे का भी अपनी बहन से नजर बचा करके किसी समय उसका भी काम तमाम कर देंगे। उधर बाबा थोड़ी देर में गड्ढा बंद रहने के बाद में दब घुटने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बाबा ने अपनी स्वामी भक्ति निभाते हुए सारे बारातियों के प्राण बचा लिए, पर दूल्हा वहीं रह जाता है। उधर जब शादी संपन्न हुई तो दुल्हन के सातों भाई सारे बारातियों को ढूंढ रहे थे, पर बाराती तो कहां सब गायब हो गए, पता ही नहीं चला। वह हाथ मलते हुए रह गए। उधर जब बाराती राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचे और अजय सिंह का घोड़ा विक्रम सिंह को सौंपते हुए कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है और कैसे कैसे हम एक बाबा के कारण जान बचा करके आए हैं और जय सिंह वहीं कोबर में रह गए हैं। विक्रम सिंह ने जब ये सुना तो उनकी क्रोध के कारण आंखें लाल हो गई, परंतु साथ ही साथ अपने बेटे का दुख भी था। जब वे कुछ नहीं कर सकते थे, बस दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्हें इतना तो विश्वास था कि उनका पुत्र इतना प्रतापी है कि राजा नरसिंह की यदि सेना का अकेला मुकाबला कर सकता है। बस अपने पुत्र के लौटने की आस में राजा विक्रम सिंह अपने दिन काटने लगे थे। राजा नरसिंह के महल में राजा नरसिंह और उसके सातों पुत्र बस यही मौके में तलाश में रहते कि कब राजकुमार अजय को मौत के घाट उतार कर उनके राज्य पर कब्जा करे, पर बहन के सामने कुछ न कर पाते। वह इसने निर्दयी थे कि उन्हें अपनी बहन के सुहाग की भी तनिक भी चिंता नहीं थी। एक दिन उन्हें चाल चली और राजा नरसिंह के पुत्रों ने कहा कि चलिए जीजा जी, शिकार खेलने चलते हैं। शिकार खेलने के बहाने सातों भाई को जय सिंह को लेकर के जंगल में जाते हैं और वहां उन्हें घेर करके मार डालते हैं और उनके पार्थिव शरीर को
एक पेड़ पर टांग करके घोड़े को लेकर के वहां से चल देते हैं। जब वो महल में पहुंचते हैं तो उनकी बहन उनको दरवाजे पर कुएं के पास खड़ी मिलती है। उनके कपड़ों में रक्त लगा हुआ देखकर बहन बोलती है, भैया तुम्हारे कपड़ों में रक्त कैसे लगा? तो सातों भाई बोलते हैं कि शिकार करते समय शेर का खून उनके कपड़ों में लग गया है। बहन थोड़ा पानी डाल दो, हमारे कपड़े धुलवा दो। बहन कुएं से पानी खिंचवा करके उनके कपड़े धुलवा और बोलती है कि भैया तुम्हारे हाथ में भी रक्त लगा हुआ, इसे भी साफ कर लो। इसे क्या पता था कि जिस रक्त को वह साफ करवा रही है वह उसके पति का ही रक्त है। फिर वह थोड़ा पीछे झांक करके देखती है तो उसके पति कहीं नजर नहीं आते। वह अपने भाइयों से अपने पति के बारे में पूछती है कि भैया मेरे पति कहाँ रह गए, उन्हें कहाँ छोड़ आए? तो उसके भाई बोल देते हैं कि वह शेर के पीछे तनिक आगे तक निकल गए हैं, तुम्हारे लिए शेर की खाल लेकर के आएंगे। धीरे धीरे रात होने लगती है। वह फिर अपने भाइयों से पूछती है, भैया ये अभी तक नहीं आए, तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा? तो भाई झुल्ला करके कहते हैं, जाओ खुद ही जा करके ढूंढ लो। अब राजकुमारी परेशान हो जाती है और अपने कमरे में आकर के फूट फूट करके रोने लगती है। उसके सभी भाई अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं और अपनी बहनोई को मारने की बात अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं। उनमें से सबसे छोटे भाई की जो पत्नी होती है उसको ये सब सुनकर के बहुत दुख हुआ और वह बोली, तुमने तो बहुत बुरा किया है, बहुत अनर्थ किया है। तुम लोगों ने अपनी बहन के स्वाग को उजाड़ दिया, तुम्हें तनिक लाज नहीं आई। इस पर उनके भाई ने उसको सख्त हिदायत दी कि ये बात तू अब मेरी बहन को नहीं बताएगी। पर छोटी वाली भाभी को अपनी ननद से बड़ा लगाव था। वह सातों भाइयों के सोते ही दबे पांव अपनी ननद के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर के देखती है कि बीरबती फूट फूट करके रो रही है। उसने अपनी ननद को जाकर के बताया कि तुम्हारे पति को तुम्हारे सातों भाइयों ने मार डाला है। ये सुनकर के बीरबती जोर जोर से रोने लगी और बोली, भाभी मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? बिना बाप के बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरे भाइयों ने क्या किया? तो बीरबती का मुंह उसकी भाभी ने बंद कर दिया और बोली, ऐसे ना कहो बीरबती, अगर तेरे भाइयों को पता चल गया कि तू गर्भवती है तो तेरे साथ इस गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार देंगे। तू यहाँ से अपने प्राण बचा करके भाग जा। इतना कहकर के उसकी भाभी ने अपने गहने और कुछ सोने की मोहरों की पोटली बना करके बीरबती को देते हुए कहा, बीरबती ये गहने ले और यहाँ से भाग जा। और अपने एक नौकरानी को भी बीरबती के साथ भेज दिया और नौकरानी को भी गहने देकर के उससे कहा कि तू इनकी ससुराल पहुंचा देना और तू भी इसकी ससुराल के पास ही किसी गांव में बस जाना। पार्वती अपनी भाभी के गले लग करके वहां से निकल गई। दासी ने उसे कपड़े पहना करके अपनी बेटी बना करके वहां से निकाल लिया। राजमहल के बाहर हो उसे शक भी ना हुआ क्योंकि उन्होंने दासी के कपड़े पहने थे। महल के बाहर निकलकर बीरबती ने अपनी दासी से कहा, मुझे पहले जंगल जाना है जहाँ पर मेरे भाई ने मेरे पति को मार करके डाला हुआ है। वह दोनों जंगल में पहुंची तो उसने देखा उसके पति का देह एक पेड़ पर लटकी रही। उसने दासी की मदद से अपने पति की मृत देह को नीचे उतारा और विलाप करने लगी। दासी ने बीरबती की सहायता से, बीरबती अब तक तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे महल से जाने की खबर मिल गई होगी, अब वह तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। ये सुनकर के बीरबती ने अपने आप को संभाला क्योंकि उसे सिद्धियां प्राप्त थीं, तो वो ध्यान लगा करके बैठ गई। उसने ध्यान से पता चला कि उसके पति की अकाल मृत्यु हुई है, अभी उसका जीवन शेष है। ये जान करके बीरबती थोड़ी खुश हुई। उसने अपने मंत्रों से एक खोपड़ी का निर्माण किया और अपने पति की देह को उस झोपड़ी में रख करके उस झोपड़ी को मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया जिससे कि कोई जंगली जानवर आकर के उसके पति के देह को ना खा सके। उसके बाद वे अपनी दासी के साथ घोड़े पर बैठ करके वहां से चल पड़ी। दासी बीरबती को ले राजा विक्रम सिंह के राज्य में छोड़ करके चली जाती है। राजा विक्रम सिंह जब अपनी बहू को देखते हैं तो दोनों पति पत्नी बिलक बिलक करके रोते हैं और अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। राजकुमारी उन्हें सारा हाल कह सुनाती है। दोनों पति पत्नी को बहुत दुख होता है और फूट कर रोते हैं, पर यह जान करके थोड़े संतुष्ट होते हैं कि उनकी बहू गर्भवती है। कुछ दिनों के बाद रानी को एक
सुंदर सा पुत्र पैदा होता है। उसका नाम कुंवर विजय सिंह रखा जाता है। कुंवर विजय सिंह रोज 100 के बराबर लंबे और मोटे होते जाते हैं। 6 वर्ष की आयु में ही बहुत तीव्र वृद्धि और ताकतवर हो गए थे। देखने में लगता था कि वह 6 साल के बच्चे हैं, मगर नंगर के बच्चों के साथ जब वे खेलने जाते तो सारे बच्चे उनके साथ लड़ाई करते, क्योंकि वह सब बच्चों से ज्यादा बड़े और ताकतवर दिखते थे। गिल्ली में डंडा मारते तो गिल्ली बहुत दूर तक चली जाती थी। इस कारण बच्चे उनके साथ लड़ाई करने लगते थे और लड़ाई कई बार तो इतनी बढ़ जाती कि बच्चे उनको बोल देते कि तेरा बाप भी तो नहीं है, तू बिना बाप का है। कुछ समय तो विजय सिंह ऐसे ही टालते रहे, पर एक दिन बाल मन पर आहत हुआ तो उन्होंने अपने दादा दादी से जाकर के पूछा कि बच्चे मुझे बुलाते हैं कि तू बिना बाप का है, तेरा बाप नहीं है, बता मुझे मेरे पिताजी के बारे में। मुझे मेरे पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं जानना चाहता हूँ। विजय सिंह के दादी दादा को समझते हैं और बोलते हैं, अभी ये सब जानने के लिए तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें खुद ही बता देंगे। विजय सिंह एकांत में रहने लगा, क्योंकि कोई उन्हें अपने सवालों का जवाब खोजने नहीं देता था और सवालों के जवाब कोई नहीं देता था। वीरवती ने अपने पुत्र को इस तरह से एकांत में देखा तो उन्होंने अपने पुत्र को समझाया, अगर तुम अपने पिता का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें वीर बहादुर बालक बनना पड़ेगा। उसके बाद विजय सिंह घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और राजनीति की कौशल शिक्षा लेने लग गए। जब उनकी उम्र 12 वर्ष की हो चुकी थी और देखने में वो तगड़े नौजवान दिखते थे, एक दिन उन्होंने अपनी माँ से जिद की कि माँ, अब तो मुझे बता दो कि मेरे पिताजी कौन है, उनके साथ क्या हुआ। हार करके वीरवती ने अपने पुत्र को सारी सच्चाई बता दी कि कैसे उनके मामा ने षड्यंत्र करके उनके पिता की हत्या कर दी और एक दासी की मदद से छुपते छुपाते उनके पेट में पल रहे बच्चे की कैसे जान बचाई। ये सुनकर के विजय सिंह को बहुत क्रोध आया। उनकी भौएं तन गईं और मुट्ठियां भींच करके उन्होंने कहा, मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला अपने मामा से जरूर लूंगा। मैं अपने ननिहाल जाऊंगा और अपने मामा को मौत के घाट उतार करके आऊंगा। सबने उनको बहुत समझाया पर वो ना माने। विजय सिंह ने अपने पिता का घोड़ा लिया जो उनके बचपन का साथी था। उस घोड़े पर सवार होकर के घोड़े को लाड़ लड़ा करके विजय सिंह चल दिए। जहां पर कुंवर विजय सिंह के साथ धोखा हुआ तो उन्होंने घोड़े को ऐड मारा और घोड़ा जैसे हवा से बातें करने लगा और ठीक नरसिंह के दरवाजे पर जाकर के रुका। जाकर के दरबार ने बताया कि कोई बालक आया है और कह रहा है, मैं राजा विक्रम सिंह का पोता और अजय सिंह का बेटा हूँ। ये सुनकर तो महल में जैसे हलचल मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लोगों ने एकजुट बनकर के ये सोचा कि ये बालक इतनी छोटी उम्र में यहाँ आया है तो इसके अंदर जरूर मेरी बहन की तपस्या की ताकत होगी और जादुई शक्तियां वह जानती है। ये सोच करके उसे मारने का उपाय बनाने लगी। उन दुराचार पर अजय सिंह की हत्या का पाप लगा था, जिस कारण उसके राज्य में सनसनी मची हुई थी और उनका धन खजाना भी धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रहा था। राजा नरसिंह भी अपने पाप कर्मों की वजह से कई रोगों से ग्रस्त होकर के बिस्तर पर पड़े थे, परंतु उनके दुराचारी पुत्र अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। विक्रम सिंह के राज्य को हड़पने की अभी भी उनके मन में लालसा थी। सो विजय सिंह के मामा ने उस बालक को मारने की साजिश करना शुरू कर दिया। ये सब बात उनकी छोटी मामी को स्वीकार न थी। वह देख चुकी थी कि उनके नंदोई की हत्या के पाप में उस महल की ऐसी त्रासदी मची हुई थी। उसने उस घर पर का धन दौलत नष्ट होते देखा था। धीरे धीरे वे लोग निर्धन और बर्बादी की कगार पर चले जा रहे थे। इसलिए वे एक अबोध बालक भांजे की हत्या का पाप लेना नहीं चाहती थी। उसने कहा, ऐसा मत करिए, समझा बुझाकर भेज दीजिए। पर सब ने कहा, अगर तुम दखल करोगी तो तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। वह चुप हो गई और घर के उस कोने में चली गई जहां से आवाजें गूंजती हुई आती थी। जो जादुई शक्तियों को जानता था वह उसे पहचान सकता था। अगर वह बालक वीरवती का बेटा है तो वह उसकी बात को जरूर सुनेगा और समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इतना सोच करके छोटी मामी उस कमरे में पहुंची जहां पर कुंवर विजय सिंह की माँ वीरवती रहती थी। उधर सभी मामा लोग मिलकर के कुंवर विजय सिंह को मारने की तैयारी करने लगे। दिखाने लगे कि वो बहुत से बहुत प्रेम कर रहे हैं
और उनकी बहुत आवभगत कर रहे हैं। जल्दी जल्दी उन लोगों ने उसके लिए शरबत बनवाया, पानी और मीठा लेकर के उनके पास और जलपान कराने का आग्रह करने लगे। तभी विजय सिंह को एक आवाज सुनाई दी, तनिक ठहरो। विजय सिंह सोच समझ के कदम बढ़ाओ, प्रेम ये सारा मोह माया है, फांस में ना फंस जाओ। विजय सिंह समझ गए कि इनमें जरूर जहर मिलाया गया है। इतना सुनते ही विजय सिंह ने शरबत में हाथ मुंह धो लिए और पानी उठा करके पी लिया। सबने कहा, अरे बेटा ये क्या किया, शरबत से पैर हाथ क्यों धो लिए, पानी से धोते। तो विजय सिंह ने कहा, मामा बहुत दूर से चल करके आया हूँ, सो थकान में मैंने नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं। अब उसके खाने की तैयारियां होने लगी। तरह तरह के व्यंजन उसके लिए बनवाए गए और सोने की थाली में खाना परोसा गया। मामा की थाली में लिट्टी चोखा था और उसकी थाली में चांदी की थी। जब सब लोग खाना खाने बैठे तो फिर आवाज आई, तनक रुक जाओ विजय सिंह, हाथ ना लगाइयो, एकदम पे साजिश हो बे, समझ जरा रही हो। विजय सिंह समझ गए कि इसमें गड़बड़ है। ये सुनते विजय सिंह ने सोने की थाली एक तरफ करवा दी और अपने मामा के सामने से एक लिट्टी चोखा वाली थाली उठा करके लिट्टी चोखा खाने लग गए। मामा ने कहा, अरे बेटा ये तुमने क्या किया, तुम हमारे भांजे हो और भांजा एक तम ब्राह्मण की तरह होता है, उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, तुम्हारे लिए सजी हुई थाली थी। वह बोला, नहीं मामा आप लोग खाइए, मुझे तो यह बहुत प्रिय है, मैं तो यही लिट्टी चोखा ही खाऊंगा। एक एक करके विजय सिंह ने खाना खा लिया। उधर उसकी मामियों ने हलचल पूछने के लिए बहनों से उसे बातों में उलझा रखा था और सातों मामा तलवार लेकर के उसे मारने की तैयारी करने लगी। तभी से छोटी मामी की पुकार सुनाई दी, बहनोई को मार पठाओ, कैसो हत्या ताई। भांजा हत्या को मामा ने ला तलवार सजाई, पूर्व दिशा में खुली है खिड़की, लीजो कूद लगाई। मामा सारे बने हत्यारे, लीजो प्राण बचाई। इतना सुनते ही विजय सिंह ने पूर्व की तरफ देखा, उनको एक खिड़की नजर आई। वह जल्दी से दौड़कर खिड़की पर खड़े हो गए और वहीं से उन्होंने सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते उनका घोड़ा खिड़की के पास आकर के खड़ा हो गया और विजय सिंह वहीं से कूद करके अपने घोड़े की पीठ पर सवार हो जाते हैं। और विजय सिंह ने पहले से ही अपने घोड़े की पूंछ में एक तलवार बांध रखी थी। उनमें से सारे मामा तलवार लेकर के आ जाते हैं उसे मारने के लिए और एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। वह अपने घोड़े को दौड़ मारता है, घोड़ा पूंछ उठा करके ऐसे घूमता है कि उसकी पूंछ में बंधी हुई तलवार 6 मामा का सिर कलम कर देती है। जब 7वें मामा का कलम करने जाती है तभी उसकी मामी आकर के उनके पैरों में गिर पड़ती है और बोलती है, नहीं विजय सिंह ऐसा पाप मत करो, उन पापियों में जो तुम्हारे साथ कर्म किए हैं उनकी सजा उनको मिल गई है। देखो उनके माँ बाप अंधे और कोढ़ी हो गए हैं और उनमें से किसी का भी वंश भी आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी की भी कोई औलाद नहीं हुई है। कृपया करके मेरे सुहाग को बख्श दो, इतना मुझ पर उपकार करो। विजय सिंह को उस पर दया आ जाती है और वह सोचता है कि यहाँ आने पर मेरी मदद इन्होंने ही की है, इसलिए वह अपनी मामी के कर्मों की वजह से अपने उस मामा को क्षमा कर देता है और कहता है कि मुझे मेरे पिता के पास ले चलो जहां आप लोगों ने उन्हें मारा था। छोटा मामा कुंवर विजय सिंह को उसी वन में ले जाता है जहां पर उन्होंने विजय सिंह और उनके घोड़े को मारा था। वहां पहुंचकर विजय सिंह देखते हैं कि वहां पर एक झोपड़ी बनी हुई है। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो उन्हें सब ज्ञात हो गया कि ये झोपड़ी उनकी मां ने निर्मित की थी और उसके अंदर उसके पिता की मृत देह को सुरक्षित रखा हुआ है। ये सब जानकर विजय सिंह झोपड़ी के अंदर जाते हैं और अपने पिता की हड्डियों को इकट्ठा करके उनकी उंगलियों से चीर करके उनमें से रक्त को निकाल करके अपने पिता के ऊपर छिड़क देता है। क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई थी इसीलिए उनकी उंगली में अपना अमृत होता है जो अपनी मां की जादुई ताकत से मिला हुआ है। अमृत पाकर के अजय सिंह उठकर के खड़े हो जाते हैं और अपने पुत्र से उसका परिचय पूछते हैं। पुत्र उन्हें बताता है कि मैं विक्रम सिंह का पोता और अजय सिंह का पुत्र हूँ। विजय सिंह पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे के गले लगाते हैं और अपने राज्य लौट जाते हैं। महाराजा विक्रम सिंह पुत्र को
तो खो ही चुके थे, अब पोते को खोने के दुख में अधमरे से हो गए थे। वे अपने पुत्र और पोते को देख करके खुशी से झूम उठते हैं और फूले नहीं समाते हैं। उस उम्र में भी उसमें से बड़ी स्फूर्ति और शक्ति आ गई थी। दौड़ करके अपने पुत्र और पोते को गला लगा लेते हैं। राजा विक्रम सिंह अपने पुत्र के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम संसार के सबसे बहादुर बच्चे हो। तुम ऐसे बच्चे हो जिसने अपने पिता को पुनः जीवित करके उसे उसके पिता से मिलाया है। तुम ख्याति पूरे संसार में फैलेगी और तुम एक प्रतापी राजा बनोगे। उसके बाद राजा विक्रम ने अपने पुत्र जय सिंह को राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया और विजय सिंह को भावी युवराज घोषित कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से कुंवर विजय सिंह ने अपने पिता की जान बचाई और उन्हें अपने पिता से मिलवाया। तो आज की कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में जरूर बताइए। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। तो मित्रों, मिलते हैं आगे शानदार और जानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।